वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी अनुवाद के 5वीं क्लास के बारे में। बीए 4th सेमेस्टर में हिंदी साहित्य में हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना होता है, तो जिसकी आपकी क्लास चल रही थी चैप्टर वाइज। यूनिट नंबर 1 का ये 5वां चैप्टर आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया लिपियांतरण के बारे में, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 में हमने अनुवाद के प्रकार और उसके रूप को देखा। आज की वीडियो के माध्यम से बेटा हम लोग चर्चा करेंगे अनुवाद में जो एक अनुवाद होता है, खास करके मशीनी अनुवाद। आजकल जो मशीन के माध्यम से अनुवाद होता है, मशीन जैसे कि आप देखते हैं तमाम प्रकार के ट्रांसलेटर, तमाम प्रकार के एप्लीकेशन है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, तो मशीनी अनुवाद है। वो इमोशंस को नहीं समझ पाते। मशीनी अनुवाद बेसिकली जैसे कि मशीनी अनुवाद आपके इमोशंस को नहीं समझ पाते, जैसे कि आप क्या भाव अर्थ है, वाच्य अर्थ क्या है, उन चीज़ों को फोकस नहीं कर पाता। केवल शब्दों के अर्थ को वो एक प्रकार से बयां करता है, यानी कि एक शब्द का क्या अर्थ होगा वो एक प्रकार से जो मशीन अनुवाद होता है वो केवल शब्दों के अनुवाद को करता है, यानी कि शब्द अनुवाद उसमें बेसिकली होता है। ठीक है, अर्थ अनुवाद या भावानुवाद या सार अनुवाद आप देखते हैं इसमें कम होता है। तो इसी की परिभाषा, प्रकार और आवश्यकता के बारे में देखेंगे। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं मशीनी अनुवाद के बारे में। क्या है मशीनी अनुवाद, क्यों जरूरी है हमारे लिए मशीनी अनुवाद, क्या खासियत होती है इसकी, क्या विशेषताएं होती हैं। हेडिंग डालेंगे मशीनी अनुवाद, लिखेंगे प्रस्तावना। क्या है मशीनी अनुवाद, परिभाषा या प्रस्तावना कुछ भी कह सकते हैं। प्रस्तावना वैसे बेसिकली होती है कि इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें। मशीन अनुवाद या मशीनी अनुवाद एक भाषा से दूसरी अन्य भाषा में अनुवाद के कार्य को कहा जाता है। ठीक है, जब किसी यंत्र के माध्यम से आप जो है चीज़ों का, शब्दों का अनुवाद करते हैं। मशीनी अनुवाद शब्द का प्रयोग कंप्यूटर अनुवाद के लिए किया जाता है, यानी जब हम कंप्यूटर के माध्यम से या कंप्यूटर के किसी एप्लीकेशन के माध्यम से या मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन के माध्यम से हम एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं या एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं या स्थानांतरण करते हैं, तो वो अनुवाद आपका कंप्यूटर अनुवाद या मशीनी अनुवाद कहा जाता है, जिसमें किसी पाठ या वाक्य का एक प्राकृतिक भाषा से दूसरी प्राकृतिक भाषा में स्वचालित अनुवाद किया जाता है। ये होता है अनुवाद, खास करके मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में रिसर्च की शुरुआत जो हुई है शुरुआती में 1950 के बाद शुरू हुई, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के 3 वर्षों के बाद में, जब भारतीय संविधान लागू हुआ 2 वर्षों के बाद में, 3-2.5, तो उसके बाद में 1947 से आप देखते हैं आज़ाद हुआ, 1950 में आप देखते हैं भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। उसके बाद से आप देखते हैं मशीनी अनुवाद की तरफ फोकस शुरू हुआ। इसके बाद से विश्व स्तर पर भाषा वैज्ञानिक और कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के भाषाओं के लिए मशीनी अनुवाद के क्षेत्र विकसित कर दिए। साथ में उनके मूल्यांकन के लिए अनेक पद्धतियों का भी विकास कर दिया, ताकि कंप्यूटर या जो अनुवाद हुआ है मशीन के द्वारा वह अनुवाद सही है कि नहीं सही है, या वह अनुवाद कहाँ तक परफेक्ट है, इसको जांचने के लिए तमाम प्रकार की मूल्यांकन पद्धतियां भी इन वैज्ञानिकों ने, चाहे आप कंप्यूटर वैज्ञानिकों की बात करें या भाषा वैज्ञानिकों की बात करें, दोनों ने मिलकर के तमाम प्रकार के मूल्यांकन की विधियों को भी सामने लाया, जो यह जांचें कि मशीन अनुवाद कहाँ तक सही है, यानी स्रोत भाषा में जो विचार हैं क्या वह विचार लक्ष्य भाषा में मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, या उसके तमाम प्रकार के जो विविध पहलू होते हैं अनुवाद के, उन विविध पहलुओं पर क्या अनुवाद मशीन के द्वारा किया गया वो एक प्रकार से परफेक्ट अनुवाद है अथवा नहीं है। इस बात की जाँच करने के लिए मूल्यांकन पद्धतियाँ भी सामने आईं। यह मूल्यांकन पद्धतियां मशीनी अनुवाद तंत्रों के गुणवत्ता, यानी कि उसकी क्वालिटी की जांच करने के लिए तथा विशिष्ट तंत्र की अनुवाद प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी साबित हुई। ठीक है, चूँकि बस जैसे क्लास करवाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्लास की क्वालिटी कैसी है या क्लास बच्चों को कैसी लगती है ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और सेम वही पद्धतियाँ जो होती, मूल्यांकन इसी बात को बताता है कि कोई चीज़ कहाँ तक सफल हुई है, यानी मशीनी अनुवाद कहाँ तक सफल हुआ, इस बात के बारे में बताने के लिए मूल्यांकन पद्धतियाँ जो होती हैं वो सामने आती हैं। दूसरी बात, मशीनी अनुवाद का अर्थ। हेडिंग डालेंगे मशीनी अनुवाद का अर्थ। देखिए, मशीनी अनुवाद का अर्थ है कि मशीन या कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना
मशीन या कंप्यूटर प्रणाली के किसी भी विधि के द्वारा, किसी भी माध्यम से जब हम एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं तो वही अनुवाद होता है। अनुवाद की 3 प्रक्रियाएं सर्वस्वीकृत हैं। पहली बात तो विश्लेषण होता है। पहले जो स्रोत भाषा में लिखी गई बातें हैं उसका एनालिसिस करना पड़ता है, यानी उसका विश्लेषण किया जाता है। फिर जो है अंतरण किया जाता है। अंतरण माने क्या होता है, दूसरी भाषा में उसको हम कन्वर्ट करते हैं। फिर उसका पुनर्गठन होता है, यानी कि जो हमने कन्वर्ट किया, क्या वह जो है अंतरण हमारा स्रोत भाषा के हिसाब से है कि नहीं है, स्रोत भाषा में जो बातें लिखी हैं वो नहीं है। अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसका दोबारा से उसका गठन किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से जांचा परखा जाता है। तो इन 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से मशीनी अनुवाद बेटा वो संपन्न हो जाता है। मशीनी अनुवाद में ये तीनों प्रक्रियाएं कंप्यूटर द्वारा संपन्न होती हैं। ये प्रक्रियाएं पाठ का पहले विश्लेषण करती हैं, फिर अंतर्वर्ती प्रक्रिया यानी अंतरण होता है, दूसरी भाषा में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद में प्रजनन या फिर समायोजन होता है कि क्या चीज़ें गलत रह गई, क्या चीज़ें परफेक्ट हैं, उनको एक व्यवस्थित क्रम में सजाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस तरीके से इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा अनुवाद या मशीनी अनुवाद संपन्न होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि मशीनी अनुवाद की कितनी प्रक्रियाएं हैं, तो 3 प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, पहली बात तो विश्लेषण, दूसरा अंतरण और तीसरा पुनर्गठन। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरी हेडिंग डालेंगे आप अनुवाद की परिभाषा। ठीक है, क्या डालेंगे, अनुवाद की परिभाषा। मानव अनुवाद और मशीनी अनुवाद के अनुसार अनुवाद 2 भिन्न भाषाओं के बीच होने वाली एक भाषिक प्रक्रिया होती है। एक ऐसी भाषिक प्रक्रिया जिससे एक भाषा दूसरी भाषा में कन्वर्ट हो जाती है। लक्ष्य भाषा के पाठ को, यानी जो भाषा जिस भाषा में अनुवाद करना है वो लक्ष्य भाषा, जिस भाषा का अनुवाद करना है वो स्रोत भाषा, मैंने शुरुआत में बताया। तो लक्ष्य भाषा के पाठ को अनुदित पाठ कहा जाता है। अनुदित माने कि जिसका अनुवाद हो चुका है, तो वो लक्ष्य भाषा कही जाएगी। तो लक्ष्य भाषा को अनुदित पाठ कहा जाता है। स्रोत भाषा जिस भाषा का अनुवाद करना है, और लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद करना है, उसके पाठ का मुख्य आधार उसका निहित संदेश होता है कि क्या संदेश स्रोत भाषा में दिया जा रहा है, क्या वही संदेश लक्ष्य भाषा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुख्य बात ये जानना होता है। दूसरे शब्दों में दोनों पाठ निहित संदेश या अर्थ को व्यक्त करते हैं। मशीनी अनुवाद की सार्थकता इसी में होती है कि मशीन के लिए अनुवाद कार्यक्रम इस प्रकार से तैयार किया जाए कि उससे मशीन सरलतापूर्वक और अच्छी गुणवत्ता यानी अच्छी क्वालिटी वाला अनुवाद कर सके, ताकि जो संदेश स्रोत भाषा का है वही संदेश लक्ष्य भाषा में जाकर के मिले। ठीक है, तब मशीन अनुवाद सफल होता है। अन्यथा संदेश में अगर हेरा फेरी हुई तो फिर मशीन अनुवाद जो होता है गलत होता है। वैसे मशीन अनुवाद काफ़ी त्रुटिपूर्ण भी देखा गया है। जैसे यूपीएससी यानी आईएएस की जब परीक्षा होती है तो उसका पेपर जो होता है वो पहले अंग्रेजी में छपता है। अंग्रेजी में छपने के बाद में उसका मशीनी अनुवाद करके, चूँकि अगर कोई व्यक्ति अनुवाद करेगा उसका तो परफेक्ट करेगा, लेकिन मशीन के माध्यम से गूगल ट्रांसलेटर या इसी माध्यम से उसका ट्रांसलेशन करके कंप्यूटर के माध्यम से और उसकी पर्चा हिंदी में छाप देते हैं। या कोई भी परीक्षा होती तो पहले उसका पेपर अंग्रेजी में छपता है, फिर हिंदी में छपता है, और ऊपर लिखा भी रहता है। यहाँ तक कि अगर हिंदी का पेपर आप देने जाए नेट जेआरएफ का, तो वहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा पहले पेपर में कि क्या लिखा हुआ मिलेगा, पेपर में लिखा हुआ मिलेगा कि अगर कोई प्रकार का प्रश्न दिक्कत आता है, किसी प्रश्न में कोई जो है दिक्कत आती है, तो वो क्या होगा, उसका निर्णय जो होगा वो कहाँ पर होगा, उसका निर्णय जो होगा वो किसके आधार पर होगा, अंग्रेजी में लिखे गए प्रश्नों के आधार पर ही किसी विवादों को देखा जाएगा। ठीक है, यानी अंग्रेजी के महत्व आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे देश में क्या है। यानी अंग्रेजी में सबसे पहली बात पर्चा छपता है, हिंदी में नहीं छपता है, हिंदी में उसका अनुवाद करके छपता है। और कैसा अनुवाद, मशीनी अनुवाद। इससे तमाम प्रकार की त्रुटियां भी होती हैं। स्रोत भाषा में लिखी गई बातें लक्ष्य भाषा में नहीं समझ में आती बच्चों को, और बड़ा जटिल अनुवाद हो जाता है। हिंदी में हिंदी वाले बच्चे नहीं समझ पाते कि लिखा क्या है, पूछा क्या जा रहा है। ये विडंबना है हिंदी की, मतलब ये भारत की रहने वाले या फिर जो सिस्टम है उसमें उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो यही होता है मशीनी अनुवाद में। मशीनी अनुवाद की आवश्यकता क्या है, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए हमें अनुवाद की सहायता की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। एक समय था जब अनुवाद को व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किया जाता था। ऐसा अनुवाद स्वतः
मतलब स्वांतः सुखाय होता था, जो व्यक्ति को सुख महसूस करवाए। इसके अंतर्गत धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद आता था। आधुनिक युग में अनुवाद एक संगठित व्यवसाय के रूप में उभर करके सामने आया हुआ है। यह आधुनिक युग की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के द्वारा प्रेरित है। आज अनुवाद की आवश्यकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि केवल मानव अनुवादकों से यह संभव नहीं रह गया है। हर जगह मनुष्य जाकर के कोई चीज़ नहीं समझा पाएगा। ऐसे में मशीनी अनुवाद जो है आज हर एक सिस्टम में जमा हुआ है। आप व्हाट्सएप पर हिंदी में लिखते हैं एसएमएस और वो अंग्रेजी में लिखता हुआ चला जाता है। ये सिस्टम है मशीनी अनुवाद का आजकल। तो मशीनी अनुवाद जो है हमेशा व्यक्तिक ही जो है अच्छा नहीं होगा, या व्यक्तिक अनुवाद होगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा, प्रोसेस लगेगा। यहाँ पर ऐसा है कि आप अंग्रेजी में बोलते जाओ, हिंदी में उसका मतलब लिखता हुआ चला आता है। गूगल ट्रांसलेटर एक एप्लीकेशन आता है, आप जैसे ये चीज़ें हैं इसकी फ़ोटो खींचो और आप इसको उस ट्रांसलेशन मतलब उस पर आप गुजार दो बस एक बार गूगल ट्रांसलेटर से, वो पूरा का पूरा पिजवा हिंदी में लिखा हुआ, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये पूरा आपका अंग्रेजी में लिख करके आ जाएगा। ये सुविधा आ चुकी है। तो इतना जल्दी कोई एक व्यक्ति कर पाएगा अनुवाद? नहीं कर पाएगा। लेकिन व्यक्ति वाला अनुवाद जो होता है वो भावनाओं को, पहले वो इमोशंस को या चीज़ों को समझता है, जो स्रोत भाषा में लिखे गए मूल संदेश उसको पढ़ता, जानता है, समझता है, उसके बाद में फिर लिखता है। तो वो संदेश पर फोकस करता है कि कहा क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी भाषा में वो लिख देता है। लेकिन मशीन क्या होती है, चूँकि वो इमोशन से रहित होती है, इमोशन उसमें होता नहीं है, तो वो अपने हिसाब से शब्दों का अनुवाद करती है। ठीक है। प्रत्येक देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हुए अनुसंधान और विकास से दूसरी भाषाओं की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धरोहर की गहनता और व्यापकता से अपनी भाषाओं को संपन्न करना चाहता है। और आप देखिए दूसरी भाषाओं के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक धरोहरों के बारे में हम जान भी पाए हैं। मानव अनुवाद एक धीमी प्रक्रिया है, इस वजह से हम इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। मानव अनुवादक सीमित मात्रा में ही अनुवाद कर सकता है, जबकि मशीन तीव्र गति से सैकड़ों पृष्ठों का अनुवाद बहुत ही कम समय में या कुछ ही देर में या कुछ ही समय में कर सकती है। इस प्रकार मशीनी अनुवाद प्रणाली हमें बड़ी मात्रा में समरूपी अनुवाद करने की त्वरित, यानी कि त्वरित माने होता है बहुत जल्दी, साधन उपलब्ध कराती। त्वरित माने त्वरित आप समझते होंगे, एक शब्द है एक्सीलरेशन या एक्सीलेटर। आप सोचते हैं कि मोटरसाइकिल में क्या होता है, एक्सीलेटर होता है। कहा था एक्सीलेटर बाद दाबो बढ़िया चले, गन 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 मोटरसाइकिल भागे भन से 80 180 में 120 में। अब एक्सीलेटर मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण, एक्सीलरेटर मतलब क्या होता है, त्वरण। त्वरित माने होता है तीव्र गति से। ठीक है, तो ये समझ ले, वही की हिंदी है त्वरक। एक्सीलेटर माने क्या होता है, त्वरक हिंदी में। ठीक है, एक्सीलरेटर अनुवाद करने का त्वरित साधन उपलब्ध कराती है कौन, मशीन। इसीलिए मशीनी अनुवाद जो है उसकी आवश्यकता है। आजकल नई नई सूचनाएं, ज्ञान विज्ञान का विकास प्रतिक्षण लगातार हो रहा है। उन्हें अपनी भाषा में लाने का तीव्रतम उपाय मशीनी अनुवाद का ही होता है। कोई जीमेल आया अंग्रेजी में, उसको हिंदी में हमको समझना है। अब किससे जाएंगे छुछू छुछू पूछने के लिए कि भैया तनी ये अंग्रेजी में लिखा है बताए दो। पहले एक ठू इसमें सावत रहा, गाँव में केहू लगे तो भैया जी अंग्रेजी पढ़ा लिखा रहते रहे, गाँव में एक आध दो व्यक्ति रहत रहे, उनका जाओ सुबेरे संझा बैठो, बाबू साहब तनी अका बताए दो साहब कि ई अंग्रेजिया में काव लिखा है, कौन इसमें सावा है। बैंक में पता लाग पहले कि कौन इसमें सावा कि भैया तहार रुपया उड़ीगा। अब वो हिंदी वाला व्यक्ति वो गाँव में नहीं जाने नहीं पाओ कि जो है का उड़ीगा, का ख़त्म हो गया। अब वो एसएमएस लेकर के या चिट्ठी आती थी तो लोग पढ़वाने के लिए लोगों के पास जाते थे लेकर के। ठीक है, ऐसे कुछ दिन पहले अंग्रेजी में एसएमएस आता था, एसएमएस पढ़वाने के लिए हिंदी में जो धुरंधर मतलब अंग्रेजी के धुरंधरों के पास लेकर के जाया जाता था कि भाई इसको पढ़ो, इसको हिंदी में समझाओ कि क्या लिखा हुआ है। आजकल क्या है, उसको उठाओ, तुरंत अपना कॉपी करो, तुरंत जा करके पेस्ट करो उधर गूगल ट्रांसलेटर में और हिंदी में लेकर के पूरा सिस्टम आ गया। आप हिंदी में पढ़ लो कि क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद उपभोक्ताओं तक उनकी भाषा में लाना चाहती हैं। मानव क्षमताओं की सीमितता और उपलब्धता के कारण से उनकी यह आवश्यकता मशीन अनुवाद ही पूरी करती जा रही है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे मूवीज़ वगैरह डब्ड वगैरह जो सिस्टम है पूरा का पूरा, ये आप देख रहे हैं कि ये मशीनी अनुवाद के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, मैं एक उदाहरण बहुत अच्छा आया था मेरे दिमाग में, चले तो यही होता है। विभिन्न प्रकार के राजनयिक दस्तावेज दोनों देशों की भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। ऐसा केवल अनुवाद के कारण संभव हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी वक्तव्य दिए जाते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी भाषाओं में मशीन अनुवाद तंत्र के द्वारा अनुदित यानी उसको अनुवाद कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार अनुवाद की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है। भारतीय संसद में भी इसी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं। आप देखते हैं कि
भारतीय संसद में तो ये भी व्यवस्था है कि कान में जो टोपा लगा करके कुछ सांसद बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा, वो टोपा नहीं होता है जो इस पे कान पे से लगा करके बैठते हैं। जैसे मान लेते कोई सांसद है, वो अंग्रेजी में बोल रहा है, तो हिंदी वाले भाषा को हिंदी में सुनाई देगा वो उस टोपे के माध्यम से। जो व्यक्ति उर्दू वाला, उसको उर्दू में सुनाई पड़ेगा। जो व्यक्ति गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, जिस भी भाषा का हो उसको उस भाषा का टोपा मिला होता है, तो वो टोपा कान में पहन लिया, उसको सुनाई पड़ रहा है। आप किसी भी भाषा में बोलेंगे संसद में, वो अलग अलग भाषा भाषी प्रदेशों को उस टोपे के माध्यम से सुनाई पड़ता है, कनटोपा जो होता है, ठीक है। उसका एग्जैक्ट जो है क्या मतलब, वो क्या यंत्र है वो मैं नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ उसमें ऐसी सुविधा है, ठीक है। ऐसी सुविधा है कि एक बार मैं यूट्यूब चैनल का वो आ रहा था, क्या नाम है, ये सिल्वर प्ले बटन आ रहा था। अब उस समय बारिश बहुत हो रही थी अपनी इंडिया में, तो थोड़ा सा लेट हो गया था, 2 दिन लेट हो गया था। वैसे वो आ चुका था नई दिल्ली में, पहले आया अमेरिका से, नई दिल्ली में आ गया था। तो उसको मतलब चूँकि आया नहीं, 2-3 दिन नई दिल्ली से ही लेट हो गया, तो चूँकि वहाँ से पार्सल के माध्यम से आता तो थोड़ा लेट हो गया था। फिर आया नई दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से फिर आया गोंडा, और गोंडा सिटी में आया। अब सिटी में जहाँ पर आया, उस सिटी से फिर वो मोटरसाइकिल लेकर के आता मेरे घर पे। तो मुझे इतना ललक थी कि मैं अपना घर से जो है पानी में गया गोंडा, उधर से मतलब कि इधर से गोंडा पहुंच गया हम, मतलब कि मैं, ठीक है। पहली, चूँकि सिल्वर प्ले बटन एक जो है वो लगता है, क्या बोलते हैं, पहली बार जब मिलता है तो लगता है कि हाँ बहुत कुछ मिल गया। तो वो एक प्रकार से चूँकि पता नहीं था, तो अब हमको ये पता चला कि भाई कहाँ रह गया, लेट हो गया 2-3-4 दिन, और वहाँ से पता चला कि भाई निकल चुका है। तो उस पर एक जो है नंबर दिया होता है, हेल्पलाइन नंबर, तो उसी पर हमने कॉल किया, ठीक है। अब वो नंबर हमने मिलाया तो वो लग गया, मतलब अमेरिका में फ़ोन गया। अब जहाँ पर वो बनता है, तो वहाँ पर जब फ़ोन गया तो वहाँ से वो इंग्लिश में बोल रहा था। तो हमने उससे कहा कैन यू स्पीक इन हिंदी, तो उसने कहा यस यस, मतलब तो वो हिंदी में बोलने लगा। अब हिंदी बोलने के लिए कहा कि प्लीज़ वेट अ मोमेंट, ठीक है, तो देन टॉक यू इन हिंदी, ऐसे कुछ बोला, जो भी बोला होगा। तो फिर जब वो एक प्रकार से आया, तो अब वो एक मशीन या कुछ लगाया होगा, सिस्टम कुछ किया होगा, बहुत सिस्टम उनके पास होते हैं लोगों के पास, जो तो कुछ यंत्र किया होगा। अब वो तो अंग्रेजी में इधर से बोल रहा है, उधर से, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम को पूछ रहा है अंग्रेजी में, और वो चीज़ें हमको तुरंत मुश्किल से 2 सेकंड लेट, ठीक है, उधर अंग्रेजी में बोल रहा है, वो 2 सेकंड लेट में हमारी फ़ोन पे ही, मोबाइल फ़ोन पे ही वो हिंदी में हमको सुनाई पड़ रहा है। और जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसका रिप्ले में फ़ोन में, वो उसको अंग्रेजी में सुनाई पड़ रहा है। यहाँ तक की सुविधा हो चुकी है। इसके अलावा तमाम प्रकार की ऐसी सुविधाएं हो चुकी हैं। तो ये मशीनी अनुवाद के द्वारा ही संभव हो पाया है। 5वां विषय, मशीनी अनुवाद के प्रकार। मशीनी अनुवाद कई प्रकार के होते हैं। मानव तथा मशीन के अंतर संबंध को दृष्टि में रखते हुए अनुवाद के समानतया कई प्रकार माने जा सकते हैं। पहला होता है मशीन संबंधित मानव अनुवाद, दूसरा होता है मानव साधित मशीनी अनुवाद, ठीक है, जो मशीन से संबंधित मानव अनुवाद, यानी मनुष्य अनुवाद करता है किससे, मशीन के द्वारा, वो अनुवाद। दूसरा होता है मानव अनुवाद करता है मशीन का सहारा लेकर के। तो इस तरीके से 2 अनुवाद। इसके अलावा तीसरा होता है मशीनी अनुवाद, चौथा होता है नियम आधारित मशीनी अनुवाद, 5वां होता है स्थानांतरण आधारित मशीनी अनुवाद। इस तरीके से ये अनुवाद के प्रकार। अब 5वें में भी कई प्रकार के अनुवाद, जैसे कि इंटरलिंगुअल मशीनी अनुवाद, शब्दकोश आधारित मशीनी अनुवाद, सांख्यिकीय मशीनी अनुवाद। तो ये सब मशीनी अनुवाद के अलग अपने प्रकार हैं, ठीक है। तो ये सब नोट डाउन आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगला आपका आ चुका है 6ठा पॉइंट, क्या है, हाइब्रिड मशीनी अनुवाद क्या होता है। हाइब्रिड मशीनी अनुवाद, पहला मशीन साधित मानव अनुवाद क्या होता है। मतलब ये आपका देखें 6 प्रकार के अनुवाद यहाँ पर आ गए। कौन कौन से, देखें, मशीन साधित मानव अनुवाद, मानव साधित मशीनी अनुवाद, ठीक है, मशीनी अनुवाद। इसके अलावा आपका अगला क्या है, अगला आपका है नियम आधारित मशीनी अनुवाद, 5वां स्थानांतरण आधारित मशीनी अनुवाद, और 6ठा आपका है हाइब्रिड मशीनी अनुवाद। अब इसमें पहला जो मशीनी अनुवाद है उसको समझते हैं कि ये क्या है। हाइब्रिड मशीनी अनुवाद क्या है, सॉरी, हाइब्रिड मशीनी अनुवाद 6ठा है। पहला क्या था, मशीन साधित मानव अनुवाद। ये क्या, हेडिंग डालेंगे, मशीन साधित, जहाँ पर मशीन साध्य के रूप में मानव अनुवाद किया जाता है, मशीन को साधन के रूप में जो है प्राप्त करके। तो मशीन साधित मानव अनुवाद में मशीन मानव की सहायता करती है। क्या करती है, मशीन जो होती है वो अनुवाद करने के लिए मनुष्य की सहायता करती है। कोई मनुष्य या कोई अनुवादक मशीन का सहारा लेकर के अनुवाद करता है। इसी क्रम में अनुवाद स्मृतियों, खासकर ट्रांसलेशन मेमोरीज का विकास शामिल है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकृत शब्दकोशों, पदबंध किस्सों, मतलब कि प्रबंध कोश से बहुशाब्दिक अभिव्यक्तियों का निर्माण आता है।
जिससे अधिक समय नष्ट किए बिना मानव अनुवादक मशीन की सहायता लेकर के अनुवाद कार्य को तीव्र गति से कर सकता है। यानी कि मनुष्य एक साधन के रूप में मशीन को लेकर के अनुवाद करता है, मनुष्य अपने हिसाब से। ठीक है, ये होता है मशीन साधित मानव अनुवाद, जिसमें मशीन सहायता करती है मनुष्य की। दूसरा होता है मानव साधित मशीनी अनुवाद, यानी मशीनी अनुवाद का सहायता मनुष्य करता है। दूसरा प्रकार मानव साधित मशीनी अनुवाद है। इसमें विश्लेषण करते हुए जनरेशन प्रक्रिया के लिए कई कार्यक्रम विकसित किए जाते हैं। इसमें टैगिंग यानी व्याकरणिक कोटियों की पहचान, एनोटेशन क्रिया के साथ वाक्य के अन्य घटकों खास करके कर्ता, कर्म, कारक, संबंधों आदि की पहचान करना, मिश्र वाक्यों के अंतर्गत गौड़ उपवाक्यों का प्रधान उपवाक्य से संबंध आदि कार्यक्रम आते हैं। इनकी सहायता से मशीन को स्रोत भाषा के पाठ विश्लेषण यानी पार्सिंग में सहायता मिलती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो होती मशीन, मनुष्य जो है एक साधन के रूप में मशीन में काम करता है। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। तीसरा होता है आपका मशीनी अनुवाद। अंतिम प्रकार मशीनी अनुवाद है जो विश्लेषण, अंतरण तथा समायोजन यानी जनरेशन की सारी प्रक्रियाएं मशीन करती है। इसमें मनुष्य का योगदान नहीं होता। 13वीं इकाई में इन प्रकारों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आगे देखते हैं नियम आधारित मशीनी अनुवाद। देखिए, नियम आधारित मशीनी अनुवाद में स्रोत के बारे में भाषाई जानकारी और लक्ष्य टेक्स्ट, अर्थ और वाक्यात्मक विश्लेषण का उपयोग कर अनुवाद किया जाता है। इस तकनीकी में हम लक्ष्य टेक्स्ट के साथ स्रोत टेक्स्ट की संरचना करते हैं, दोनों में एक नियम के अकॉर्डिंग मशीन से अनुवाद करते हैं। स्थानांतरण आधारित मशीनी अनुवाद में प्रयुक्त भाषा जोड़ी का उपयोग किया जाता है, जिससे कि लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। इंटरलिंगुअल मशीनी अनुवाद में स्रोत टेक्स्ट सबसे पहले इंटरलिंगुअल लक्ष्य भाषा में बदल दिया जाता है और फिर वह लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है। वर्तमान में शब्दकोश प्रविष्टियों के रूप में शब्दकोश आधारित मशीनी अनुवाद भी आप देखते हैं, डिक्शनरी वगैरह के अनुवाद जो होते हैं ऐसे किए जाते हैं। इसके अलावा अगला जो अनुवाद आपका है वो है सांख्यिकीय मशीनी अनुवाद। देखिए, सांख्यिकीय मशीनी अनुवाद समानांतर कोश का उपयोग करता है, जिसमें सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग करके अनुवाद शामिल है। उदाहरण आधारित मशीनी अनुवाद में अनुवाद के लिए कुछ घटकों को चुना जाता है और उसके बाद इन घटकों को लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है और फिर सभी अनुवादित घटकों को पुनः व्यवस्थित कर दिया जाता है और इस तरीके से सांख्यिकीय मशीनी अनुवाद होता है। हालांकि इसके बारे में विस्तार से आपसे पूछेगा नहीं, तो ये प्रकार आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या क्या होते हैं। हाइब्रिड मशीनी अनुवाद क्या होता है। देखिए, हाइब्रिड मशीन अनुवाद मशीन में सभी प्रकार के अनुवाद के तरीकों को जोड़ करके अनुवाद किया जाता है। अनुवाद के इतने तरीके होते हैं, सबको मिला करके तब बनता हाइब्रिड मशीनी अनुवाद, जो एक बेहतर अनुवाद प्रस्तुत करता है। और हाइब्रिड मशीनी अनुवाद बेसिकली एक जो है मतलब कि एक सरल तरीके का और एक जो है सुलझा हुआ अनुवाद होता है, जिसमें सत्यता होती है। अब ये होता है आपका हाइब्रिड मशीनी अनुवाद। हेडिंग डालेंगे मशीनी अनुवाद की प्रक्रियाएँ। मशीनी अनुवाद से तात्पर्य है कि अनुवाद की उपर्युक्त तीनों प्रक्रियाएं मशीनी यानी कंप्यूटर संपन्न करे। कौन कौन सी? पहला कौन सा होता है? जो है चीज़ों को पहले एक प्रकार से अंतरण करना, फिर मतलब कि उसको पहले क्या करना, पहले उसको समझना यानी विश्लेषण, अंतरण और फिर उसको पुनर्गठन करना। ये मैंने आपको बताया था। तो ये मशीन ही संपन्न करे। हम कंप्यूटर में स्रोत भाषा के पाठ की सामग्री इनपुट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर में जैसे एक पन्ना का हमको अनुवाद करना है, इसकी हमने फ़ोटो खींच ली, उस फोटो को हमने कंप्यूटर में इनपुट कर दिया, यानी कि उसमें डाल दिया, उसको लक्ष्य भाषा में वो कंप्यूटर बना करके अपने आप दे देगा। ठीक है, और आउटपुट के रूप में उससे लक्ष्य भाषा में अनुदित सामग्री प्राप्त कर लें। ये सिंपल सा होता है। जैसे एक ये आपकी स्लाइड है, इसकी फ़ोटो खींचे, स्क्रीनशॉट लें और इसको एक प्रकार से हम एक एप्लीकेशन आता है मोबाइल फ़ोन में ही, गूगल ट्रांसलेटर नाम का, उससे गुजारें। उसमें जाएंगे तो फ़ोटो पूछेगा कि फ़ोटो चाहिए, या फिर आप बोलेंगे किसी भाषा में अनुवाद करना, तो वो आप फ़ोटो अगर दे देंगे तो ये फ़ोटो जो है हिंदी में है तो अंग्रेजी में करके दे देगा, उर्दू में चाहे उर्दू में मिल जाएगा, जापानी में, फ्रेंच में, मतलब जिस भी भाषा में आप चाहें दे सकते हैं। तो मशीनी अनुवाद की प्रक्रियाओं की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से इनपुट करते हैं हम, जो सामग्री होती है स्रोत भाषा की, वो आउटपुट के रूप में लक्ष्य भाषा में हमको प्राप्त हो जाती है। कंप्यूटर में स्रोत भाषा की व्यवस्था के आधार पर विश्लेषण प्रक्रिया को संपन्न करने की क्षमता हो, जिसके आधार पर मशीनी स्रोत भाषा पाठ को पढ़ करके उसे समझ सके और उसमें से अनुवाद तत्व निकाल सके। मशीनी अनुवाद में विश्लेषण की प्रक्रिया को पार्सिंग कहा जाता है। तो पार्सिंग पहली प्रक्रिया है।
दूसरी प्रक्रिया होती है अंतरण। ठीक है, अंतरण के अंतर्गत स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा के शब्दों, अभिव्यक्तियों आदि के आधार पर अंतरण कोश तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर स्रोत भाषा की संरचनात्मक सामग्री का लक्ष्य भाषा समरूपी संरचना में अंतरण किया जाता है। यानी कि जो स्रोत भाषा में चीज़ें लिखी थी, कंटेंट था, वो कंटेंट दूसरी भाषा में, लक्ष्य भाषा में आ जाए। ठीक है, तीसरा होता है समायोजन, यानी कि जिसको आप जो है मूल्यांकन भी कह सकते हैं, या फिर उसके बारे में उसका पुनर्गठन कह सकते हैं। समायोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत स्रोत भाषा की अंतरिम सामग्री का लक्ष्य भाषा की भाषिक संरचना के आधार पर समायोजन किया जाता है। इसे मशीनी अनुवाद की भाषा में जनरेशन कहा जाता है। तो जनरेशन होता है आपका तीसरी एक प्रकार से प्रक्रिया मशीनी अनुवाद की। तो ये तीन प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतरण, पहली प्रक्रिया आपकी होती है विश्लेषण, दूसरी होती है अंतरण, और तीसरी होती है आपकी जनरेशन, जिसको आप पुनर्गठन भी कह सकते हैं, समायोजन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रक्रियाएँ संपन्न हुई। तो मशीनी अनुवाद के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से आपने समझा। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम अनुवादक की क्वालिटी, दायित्व और अपेक्षा, अनुवादक से क्या अपेक्षाएँ की जाती हैं, अनुवाद का क्या उत्तरदायित्व होता है, और अनुवाद की एक अनुवादक के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हमेशा से परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।